नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके। अब 2-4 दिन पहले ही आपने सुना होगा भारत की तरफ से फिलीपींस के साथ फॉर्मली ब्रह्मोस मिसाइल के लिए एक डील को फाइनल किया गया था और इसी के साथ ही फिलीपींस अभी ब्रह्मोस मिसाइल का पहला एक्सपोर्ट कस्टमर भी बन चुका है। अभी जो ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस की तरफ से खरीदा गया, इनको फिलीपींस की नेवी में इंडक्ट किया जाएगा, लेकिन अभी फिलीपींस की तरफ से एडिशनल ब्रह्मोस मिसाइल को भी हासिल करने का विचार किया जा रहा है। अभी पता चला है कि फिलीपींस की तरफ से अभी अपनी रिवाइज आर्म फोर्सेस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंदर एडिशनल ब्रह्मोस मिसाइल को भी एक्वायर करने का प्लान बनाया गया और अभी फिलीपींस की आर्मी की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल को हासिल करने का प्लान किया गया है। इसके लिए 2023 से 2027 का टाइमलाइन तय किया गया है, जिससे फिलीपींस की तरफ से अभी अपनी थर्ड होराइजन प्रोग्राम का नाम दिया गया है। और अभी की बात करें तो अभी फिलीपींस अपनी सेकंड होराइजन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो कि 2018 से 2022 तक चल रहा है, जिसके बाद फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल की एडिशनल ऑर्डर को प्लेस करने वाला है, जो कि 2023 में होने की उम्मीद किया जा रहा है। और ये शायद ब्रह्मोस मिसाइल का पहला फॉलो ऑन ऑर्डर भी होने वाला है। अगला अपडेट एरो इंजन को लेके। अब सब जानते हैं कि अभी भारत के पास अपनी एरोस्पेस सेक्टर को डेवलप करने में और एक मेजर एरोस्पेस इकोसिस्टम को एस्टेब्लिश करने में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो एरो इंजन को लेके, क्योंकि अभी हमारे पास किसी भी तरीके के एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए लगभग सभी सब सिस्टम मौजूद है और एक फाइटर जेट को डेवलप करने के लिए जो भी ऑक्सिलरी सब सिस्टम की जरूरत पड़ रही है उन सभी को हम डेवलप कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास एक प्रॉपर एरो इंजन मौजूद नहीं है। और कावेरी इंजन प्रोग्राम के फेल होने के बाद हमारे पास एक भी इंडिजिनस इंजन ऑप्शन मौजूद नहीं है जिसको हम आगे चल के हमारे एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल कर पाएं। पर अभी एमका के लिए या फिर हमारे फ्यूचर फाइटर जेट्स में इस्तेमाल करने के लिए एक हाई थ्रस्ट की इंजन को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। इस पर अभी डीआरडीओ और जीटीआरई की तरफ से एक प्रोग्राम को आयोजित किया गया था और उसमें बताया गया कि डीआरडीओ और जीटीआरई की तरफ से अभी एमका में इस्तेमाल होने के लिए जिस नए इंजन को डेवलप किया जा रहा है उसमें लगभग 72.5 किलोटन की ड्राई थ्रस्ट और लगभग 110 किलोटन की आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट को प्रोड्यूस करने की क्षमता होने वाली है। और ये इंजन एमका को माक 1.3 की स्पीड में लगभग 39,000 फीट की ऊंचाई में सुपर क्रूज करने की कैपेबिलिटी देने वाला है। इसी के साथ ही डीआरडीओ की तरफ से अभी एक फ्यूचरिस्टिक ड्राई थ्रस्ट इंजन को भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है और सेम 110 किलोटन क्लास के इंजन को आगे चल के 130 किलोटन क्लास के इंजन में भी अपग्रेड करने का प्लान किया गया, यानी कि जरूरत पड़ने पर हम सेम इंजन की कोर को 130 किलोटन की थ्रस्ट को प्रोड्यूस करने के लिए मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इसके अलावा डीआरडीओ की तरफ से अभी मरीन गैस टरबाइन इंजन, टर्बोप्रॉप इंजन और टर्बोशाफ्ट इंजन को भी डेवलप करने का प्लान किया गया, जिसे आगे चल के हमारी रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है और उसमें बोथ टर्बोफैन वर्जन और टर्बोप्रॉप इंजन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। और अभी 72.5 किलोटन क्लास की जिस ड्राई थ्रस्ट वेरिएंट के इंजन को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, इसको आगे चल के हमारे मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जा सकेगा। डीआरडीओ की क्लेम के मुताबिक अभी जिस नए इंजन को बनाने का प्रपोजल दिया गया ये ईरोजेट 200 इंजन से बेहतर इंजन होने वाली है और अभी इस नए इंजन को डेवलप करने के लिए एक स्पेशल लैंड को भी एलोकेट कर दिया गया, जिसमें इस इंजन को बनाने के लिए सभी जरूरी फैसिलिटी को सेटअप किया जाएगा। अभी इसके लिए लगभग 28 एकड़ की जमीन को एलोकेट किया गया और आगे चल के एक हाई अल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी को भी सेटअप करने का फैसला किया गया है, जिसके लिए 60 से 70 एकड़ की जमीन को एलोकेट किया जाएगा और इसके लिए अभी लगभग 4,000 करोड़ सैंक्शन होने की उम्मीद किया जा रहा है और ये आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर ही होने वाला है। अगला अपडेट डोनो 228 एयरक्राफ्ट को लेके। डोनो 228 एयरक्राफ्ट की बात करें तो अभी इसको बहुत इंडियन मिलिट्री के द्वारा और सिविलियन ऑपरेटर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है और इसे एचएएल का एक बहुत ही सफल प्रोडक्ट भी कहा जा सकता है, जिसको आगे चल के एचएएल रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट स्कीम के अंदर भी पुश करने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से अभी इसकी एक नई मॉडर्न वेरिएंट को भी एचएएल की तरफ से डेवलप किया जा रहा है और इसी बीच एचएएल की तरफ से अभी डोनो 228 एयरक्राफ्ट में एक इंडिजिनस रेडियो अल्टीमीटर्स को भी इंस्टॉल करने का फैसला किया गया है। अब अल्टीमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि किसी भी एयरक्राफ्ट को इसकी एग्जैक्ट अल्टीट्यूड को बताने में मदद करता है और स्पेशली जब कोई एयरक्राफ्ट लो अल्टीट्यूड में फ्लाई कर रहा होता है तो ऐसे कंडीशन में एक्यूरेट डाटा को प्रोवाइड करता है, जिस वजह से पायलट्स को ग्राउंड से रिलेटेड अपनी पोजीशन के बारे में पता लगाने में काफ़ी आसानी हो जाता है। अभी हमारे जितने भी डोनो 228 एयरक्राफ्ट मौजूद है
उन सभी में अल्ट 400 रेडियो अल्टीमीटर का इस्तेमाल किया था, जिसको कोलिंस एरोस्पेस की तरफ से बनाया जाता है और ये यूएस बेस्ड कंपनी है। लेकिन अभी एचएएल की तरफ से इनको इंडियन सिस्टम के साथ रिप्लेस करने का फैसला किया गया है और अभी इमरजेंसी बेसिस पर इसके लिए एचएएल की तरफ से एक टेंडर को फ्लोट किया गया था, जिसमें एक मेड इन इंडिया रेडियो अल्टीमीटर को सिलेक्ट किया जाएगा। इसे हमारे वर्तमान की सभी एग्जिस्टिंग डोनो 22 एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल करके इसको अपग्रेड किया जाएगा और अभी ऐसे 140 से भी ज़्यादा डोनो 28 एयरक्राफ्ट मौजूद है जिनको एचएएल के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया था और उन सभी में कुछ अभी कमर्शियल एप्लीकेशन में इस्तेमाल किए जा रहे हैं और कुछ हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के साथ साथ इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा भी ऑपरेट किए जा रहे हैं और अब इन सभी को आगे चल के इंडिजिनस अल्टीमीटर के साथ अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट इसरो की तरफ से है। अब सबको बहुत दिन पहले मैंने बताया था कि इसरो की तरफ से भी एक सोलर मिशन को लॉन्च करने की प्लानिंग किया जा रहा है, जिसका नाम आदित्य L1 मिशन है और इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव सूरज को स्टडी करना था और इसमें इसरो की तरफ से अपनी आदित्य प्रोब को लैग्रांजियन पॉइंट पर प्लेस करने का फैसला किया गया था, जहां से लगातार ये सूरज को स्टडी कर पाएगा। अभी बताया जा रहा है कि इसरो की तरफ से अभी इसी साल ही आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा और अभी इसरो की तरफ से कई हाई प्रोफाइल मिशन को भी लाइन अप करके रखा गया, जिसकी लॉन्च शेड्यूल पहले चाइनीज रहते के फैलने की वजह से थोड़ा डिले हो गया है। इसमें एक तो हमारा ह्यूमन स्पेस मिशन होने वाला और अभी चंद्रयान 3 मिशन भी अपने टाइम से थोड़ा डिले होने की उम्मीद किया जा रहा है। वैसे चंद्रयान 2 की बात करें तो इसमें हमारा ऑर्बिटर अभी बिल्कुल सही सलामत और सही तरीके से काम कर रहा है, जो कि कई सालों तक अभी चांद का चक्कर लगाने वाला और हमको डाटा भेजने वाला है। अब इसरो की तरफ से चांद पर एक और जॉइंट मिशन को भी लॉन्च करने की प्लानिंग किया जा रहा है, जिसके लिए इसरो अभी जापान की स्पेस एजेंसी के साथ कोलैबोरेशन करने वाला है और ये एक अलग ही मून एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम होने वाली है, जो कि चंद्रयान 3 से अलग होने की बात किया जा रहा है। अगला अपडेट वीएसएफ की तरफ से। 2-3 दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि वीएसएफ को अभी कोचिन सिपेट की तरफ से फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट को डिलीवर किया गया था, जिसको वीएसएफ उन एरिया में डिप्लॉय करने वाला है जहां पर रिवरिन एरिया है या फिर जहां पर बॉर्डर पानी वाले इलाकों में पड़ता है। लेकिन जैसे कि हमारा बॉर्डर सिर्फ पानी वाला इलाके में ही नहीं पड़ता है और हमारे लैंड बॉर्डर भी है, जिसको वीएसएफ की तरफ से सूरज से सुरक्षित रखा जाता है। तो ऐसे कंडीशन में उन एरिया को सुरक्षित रखने के लिए अभी बीएसएफ की तरफ से स्टील एविटेट्स को इंडक्ट करने का फैसला किया गया। इन स्टील एविटेट्स को मेनली हाई एल्टीट्यूड रीजन में और एलओसी रीजन में ही डिप्लॉय करने का फैसला किया गया, जिसमें अटैच बाथरूम और किचन जैसे फैसिलिटी मौजूद रहने वाली है। इस प्रोजेक्ट की कीमत लगभग 35 करोड़ का होने वाला और इसमें अभी लगभग 115 स्टील हैबिटेट्स को इंडक्ट करने का प्लान किया गया। आपने देखा होगा कई जगहों में स्टील कंटेनर्स को बेस करके घर बनाया जाता है और एक तरीके से कैबिन टाइप के इसको बनाया जाता है, जो कि पोर्टेबल होते हैं, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी वीएसएफ की तरफ से भी ऐसे ही कुछ घरों को बनाने का फैसला किया गया और इसको अभी एलओसी के करीब सेटअप करने का प्लान किया गया। इसके लिए पहले से ही वीएसएफ को अप्रूवल मिल चुका था और अभी इनको लगभग 8000 फीट से लेके 15000 फीट की ऊंचाई में वीएसएफ की तरफ से तैनात करने का फैसला किया गया। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।